तू अपनी मैंगो आइसक्रीम देगा तभी मेरी वाली ऑरेंज आइसक्रीम तुझे दूंगी। एक छोटी सी बच्ची ने बेहद मासूमियत से कहा। ये लो, दोनों तुम ही खा लो। लड़के ने अपनी आइसक्रीम भी आगे बढ़ा दी। वो बच्ची खिलखिलाकर हंसती और उसकी भी आइसक्रीम पकड़ ली। आर्यन, तुम मुझे तुम क्यों कहते हो? मेरी तरह तू क्यों नहीं? वो आइसक्रीम खाते हुए बोली। क्योंकि मम्मी कहती है गर्ल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वह सर झुकाकर बोला। इतने में मिल जाती है रिस्पेक्ट? लड़की ने आंखें घुमाते हुए कहा। थोड़ी तो मिलती होगी, अब मुझे क्या पता। लड़का भी झेप गया था, उसे इतना मालूम कहाँ था। लड़की उसे देखकर खिलखिलाने लगी। उसे मासूमियत से निहारना आर्यन का काम था, रोज का काम। अरे आपसे मिलवाती हूँ इस लड़की से जो आर्यन की सबसे अच्छी दोस्त है, आसना। अपने नाम की तरह बेहद खूबसूरत, गोल चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, छोटी सी नाक और प्यारे मोती जैसे दांत, जिनकी वजह से वो हंसती है तो और ज़्यादा क्यूट लगती है। कंधों से नीचे तक के बाल, छोटी सी फ्रॉक पहनी थी। आर्यन की एक आवाज़ पर वो उसके साथ चली आई थी। उसे आइसक्रीम पसंद थी, इतनी कि वो हमेशा आर्यन के हिस्से की भी खा जाती, पर उसे भी ये करने की आदत हो गई थी अब। आर्यन, आसना का क्राइम पार्टनर, दोनों में बेहद गहरी दोस्ती। दोनों यही कोई 10-12 साल के रहे होंगे। आर्यन, आसना बिना पूछे कैसे घर से बाहर? आर्यन की मम्मी की आवाज़ आने लगी थी। वो आर्यन के पास आई तो देखा वो जून की तीखी दोपहरी में नंगे पांव खड़ा था, क्योंकि अपनी चप्पल तो उसने आसना को दे दी। वो कुल्फ़ी वाले की आवाज़ सुनकर जल्दी जल्दी में बिना चप्पल के आ गई थी। आर्यन, बच्चा, पैर जल नहीं रहे तेरे? उसकी मम्मी ने उसे छाँव में खड़ा करते हुए पूछा। मम्मा, आसना बिना चप्पल के आ गई तो उसे दे दी, उसके पैर जल जाते ना। आर्यन अपने पैर छिपाकर बोला। अपना होश नहीं। और ये है कि भाभी जी, आर्यन की मम्मी आसना की मम्मी को आवाज़ देने लगी। क्या हुआ? वो लगभग दौड़ती हुई बाहर आई। ये देखिए, दोनों भरी दोपहरी में कुल्फ़ी खाने भाग आए, आर्यन की मम्मी ने कहा। तब ध्यान गया, वो आसना को जल्दी से अपने साथ घर ले गई। वही आर्यन को भी उसकी मम्मी खींचते हुए जाने लगी और वो मुस्कुराते हुए पीछे मुड़कर उसे जाते देखता रहा। आर्यन, आसना दोनों बचपन से साथ थे, साथ खेले, साथ ही बड़े हुए। दोनों के परिवारों में अच्छी दोस्ती थी, यहाँ तक कि यह भी बात पक्की थी कि दोनों अगर आगे भी प्यार से रहे तो इनकी शादी करा देंगे। फिर दोनों में अंतर भी तो केवल साल भर का ही था। आसना बेहद चुलबुली लड़की थी, बिल्कुल बेफिक्र, दुनिया जहान से परे। वही आर्यन बचपन से ही समझदार और संजीदा था। बच्चों वाली हरकत, शरारतें उसमें नज़र ही नहीं आती थी। उसके चेहरे पर भोलापन साफ नज़र आता था, वही आसना के चेहरे पर अल्हड़पन। दोनों एक साथ ही एक स्कूल में पढ़ते थे। पहले आर्यन उससे एक क्लास आगे था, पर 9वीं क्लास में आने के बाद जाने ऐसा क्या हुआ कि उसने अपने फाइनल एग्ज़ाम्स में सारे पेपर खाली छोड़ दिए और एक क्लास पीछे रह गया। अब आसना और दोनों साथ थे। वो उसके घर के सामने ही रहता था। कच्ची उम्र में जाने कैसे पक्के एहसास आ चुके थे आर्यन के नाजुक दिल में कि वो आसना को बेहद महफूज रखना चाहता था। यही वजह थी कि आर्यन के एक क्लास में फेल हो जाने की, ताकि वह उसके साथ ही रह सके। वही आसना बिल्कुल अनजान थी उसके जज्बातों से, क्योंकि ये तो उम्र ही बचपन की थी। पर जैसे जैसे वे बड़े हुए वैसे वैसे उनमें बदलाव भी आए, कुछ शारीरिक और कुछ मानसिक। आसना अब 13 साल की थी और आर्यन 15 का। आर्यन का साथ बचपन तक ठीक था, पर जैसे ही लड़कपन में कदम रखा तब से आसना को आज़ादी चाहिए थी। वो आर्यन को दोस्त तो मानती थी, मगर उससे ज़्यादा कुछ नहीं। वही आर्यन उसे दोस्त से ज़्यादा ही मानने लगा था। वक्त बीतता रहा। वो दोनों अब 10वीं क्लास में आ चुके थे। एक रोज़ मैथ्स की मैडम ने असाइनमेंट चेकिंग की बात कर दी थी। आर्यन अपना वर्क कंप्लीट करके लाया था। वह पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट था। वही आसना को पढ़ने लिखने में आलस आता था। नतीजन उसने असाइनमेंट किया ही नहीं। जैसे ही क्लास मॉनिटर ने आकर सबको बताया कि मैथ्स टीचर क्लास में आने वाली हैं, सारे एक दूसरे की फाइल्स देखकर सही गलत का मिलान करने लगे। आर्यन बेफिक्र था। वो क्लास की आखिरी बेंच पर बैठता ताकि सबसे आगे बैठी आसना पर ध्यान रखा जा सके। उसकी नज़र जैसे ही उस पर गई, वह उठकर उसके पास पहुंचा। क्या हुआ, ठीक हो तुम? उसकी उतरी शक्ल देखकर आर्यन ने पूछा।
आर्यन, मैंने असाइनमेंट नहीं किया यार, आसना ने मायूसी से कहा। क्या? मैम ने 1 वीक पहले ही दिया था, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? आर्यन ने उसे डांटा। हो गया ना यार, अब तू लेक्चर मत दे, आसना झुंझला गई। वो कुछ कहता उससे पहले ही गुड मॉर्निंग मैम, सारे बच्चे एक साथ बोले। मैथ्स टीचर आ चुकी थी। आसना के चेहरे की रंगत उड़ गई थी क्योंकि मैडम बड़ी स्ट्रिक्ट नेचर की थी। आर्यन भी जल्दी से अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। मैं सबके नेम लेकर टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। जिन्होंने असाइनमेंट पूरा कर लिया है वो आगे की बेंच पर फाइल रख दे, बाकी जिन्होंने नहीं किया वो आगे लाइन बना ले। वो स्टिक घुमाती हुई तेज़ आवाज़ में बोली तो सारे बच्चे डर गए। सारे एक एक करके फाइल रखते गए। कोई भी ऐसा नहीं था जिन्होंने वर्क ना किया हो। मैडम के खौफ से सबने काम पूरा किया था। अब तो आसना और ज़्यादा डर गई थी क्योंकि वो पहली और आखिरी स्टूडेंट थी जो मैडम की मार की शिकार होने वाली थी। वो थरथराते पैरों से उठने ही वाली थी कि तभी पीछे की बेंच से होता हुआ आर्यन आगे आया। पीठ पीछे छिपाई अपनी फाइल फुर्ती से आसना की गोद में रखता हुआ मैडम के सामने जा खड़ा हो गया। सारे स्टूडेंट्स उसे देखने लगे। मैम खुद हैरत में थी क्योंकि आर्यन एक अनुशासित बच्चा था। उससे किसी को ये उम्मीद ना थी। तुमने वर्क नहीं किया आर्यन? मैडम तेज़ आवाज़ में गरजी। सारी क्लास में सन्नाटा छा गया था। सॉरी मैम, मैं भूल गया था। आर्यन ने जो मुंह में आया कह दिया। भूल गए? ऐसे कैसे? हफ्तों पहले दिया गया काम कैसे भूल गए? बाकी बच्चे तो नहीं भूले? मैडम चिल्लाई। आर्यन चुप था। ये बात मैडम को हजम नहीं हुई और उन्होंने गुस्से में आकर छड़ी से उसकी पिटाई कर डाली। आर्यन आंखें बंद किए उसकी मार सह रहा था। वही आसना उसे देखकर अपना मुंह और छोटा किए जा रही थी। ये सब उसकी वजह से ही तो हुआ था। उसे बहुत दुख हुआ। मैडम ने आर्यन को इतने में नहीं छोड़ा, वो तो प्रिंसिपल के पास भी ले गई। वहाँ आर्यन ने जल्द से जल्द असाइनमेंट पूरा करने का वादा किया। तब जाकर उन्होंने आर्यन को सीनियर स्टूडेंट्स होने के नाते 2 दिन का वक्त देकर छोड़ा। वो जब क्लास में आया तब आसना उसे कुछ कहने को हुई यार, पर आर्यन अपनी बेंच की तरफ बढ़ गया। ये तो अभी के किस्से थे। आर्यन तो हमेशा से ही आसना को प्रोटेक्ट करता आया था बिना उसे भनक लगे। स्कूल यूनिफॉर्म की चेकिंग के वक्त अगर टाई न पहनने वाले को पीटा जाता तब आर्यन अपनी टाई आसना को दे दिया करता और उसके हिस्से की मार खाता। शूज चेकिंग के वक्त अगर आसना के जूते खराब मिलते तो अपने जूते भी खराब कर लेता और उसके साथ वो भी पिटता ताकि आसना को ये एहसास न हो कि उसे अकेली ही धुनाई हुई है। ये छोटी छोटी बातें आर्यन की आदतों में शुमार हो चुकी थी। वो आसना को कोई भी तकलीफ़ में नहीं देख सकता था, भले ही इसके लिए खुद उसे कितनी ही तकलीफ़ सहनी पड़े। वो जब उससे एक क्लास पीछे था तब भी आसना इसी तरह ही थी, बिल्कुल लापरवाह। उसे पढ़ने का ज़्यादा शौक न था। रोज़ कोई न कोई टीचर उसे आड़े हाथ ले ही लेता। आर्यन बच्चा था, तब तक उसे कुछ समझ न आया, पर जब आसना 7th में थी और वो 8th क्लास में, तब तक आते आते उसकी फीलिंग्स बदलने लगी। वो आसना को ऐसे नहीं देख सकता था। उसकी पिटाई, उसकी उतरी शक्ल आर्यन को दुखी करने लगी थी। हद तो तब हो गई जब आसना की क्लास के बंदे को उसकी तरफ ज़्यादा ही ध्यान देते पाया। तब आर्यन का खून खौल उठा और खुद को उसने फेल करवा दिया। वो हरदम आसना के साथ था, उसकी ढाल बने। आज का कारनामा इस बात का पुख्ता सबूत था कि आर्यन दोस्ती से भी आगे बढ़ चुका था। इसके बाद छुट्टी तक दोनों में बात नहीं हुई। जैसे ही आखिरी घंटी बजी आसना आर्यन के पास चली गई उसका बैग पैक करने, क्योंकि उसके हाथ में छड़ी की मार की वजह से चोट आ गई थी। मैं कर लूँगा, तुम जाओ, आर्यन ने आसना से बैग वापस लेते हुए कहा। सॉरी न यार, और कहाँ जाऊँ अकेले तेरे बिना? हाँ, आसना ने मासूमियत से कान पकड़ते हुए कहा। उसकी इस बात पर आर्यन उसे देखते रह गया। पूरे स्कूल में सिर्फ एक वही थी जो आर्यन को यूनिफॉर्म में भी इतनी प्यारी लगती थी। बॉबी कट कटवाई हुई, आगे 2 खुली चोटियाँ लहराती हुई वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपका रही थी। आर्यन उसे देखकर ही कमज़ोर पड़ जाता था। इसी का वो फ़ायदा उठा लेती थी। उसने बैग पैक कर लिया और आर्यन के कंधे पर लटकाया और उसका हाथ पकड़कर चलने लगी। उसके लिए ये साधारण सी बात थी, पर आर्यन उसकी छुअन से पिघलने लगता था। वो झेपता हुआ चलने लगा। घर गए तब आसना उसे छोड़ने गई। उसकी वजह से ही तो ये हुआ था। उसकी मम्मी आर्यन की पिटी हुई शक्ल देखकर
चिंता से उसे चूमने लगी क्योंकि वह बदमाश बच्चों में से न था। आसना ने सफाई देनी चाहिए पर आर्यन ने उसके हिस्से की डांट भी खा ली, ये कहकर कि फाइल गिर गई थी। कहीं मैडम नहीं मानती तो ये कह दिया कि वर्क ही नहीं किया। आसना उसे देखती रह गई, साथ ही आर्यन की बड़ी बहन भी, क्योंकि उसने खुद आर्यन को दिन रात एक कर असाइनमेंट पूरा करते देखा था। फिर आसना अपने घर चली गई। आर्यन भी चेंज करते हुए छत पर चला गया। जैसे ही अपनी टी शर्ट उतारी, उसकी दी बोली, आर्यन इतनी पिटाई कर दी तेरी उस मैडम ने, मैं कल ही स्कूल आ रही हूँ। उसकी पीठ पर स्टिक के निशान ताज़ा थे। नहीं दी छोड़िए ना, अब गलती भी तो मेरी ही थी। आर्यन बात बदल कर बोला, बता कहाँ गिरी फाइल, मैं ढूंढती हूँ। कौन सी फाइल? देख झूठ मत बोल, मैंने तुझे खुद ही बड़ी मेहनत से सारा काम पूरा करते देखा। किसे बचा रहा तू, बोल? दी ने सख्ती से पूछा। दी? आर्यन बिना बोले ही चौकी पर बैठ गया। उसे दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था क्योंकि आसना के हिस्से की चोट जो खाई थी। अच्छा रुक, मैं अभी लेप लेकर आती हूँ, मम्मी बना रही है, दी कहकर नीचे चली गई। तो आर्यन भी बेमन सा चौकी पर ही लेट गया। उसे खुद पता नहीं चला कि कब वो आसना को महसूस करने लगा। वो ये सोचने लगा कि आसना को ये दर्द मिलता तब क्या होता। तभी उसकी पीठ पर जानी पहचानी छुअन महसूस होते ही वो झटके से उठ बैठा। सामने देखा तो आसना थी, हाथों में दवा की ट्यूब लिए। आर्यन खुद को उसके सामने यूँ देखकर असहज महसूस करने लगा। तुम यहाँ कैसे? आर्यन टी शर्ट ढूंढने लगा। अरे कैसे क्या, वैसे ही जैसे रोज आती हूँ, दीवार कूदकर, वो बेफिक्री से बोली। फिर उंगली पर दवा निकालने लगी। टी शर्ट क्यों पहन रहा? दवाई तो लगाने दे, देख कितना मारा है उस जालिम ने। नहीं मैं ठीक हूँ, तुम जाओ यार, दी आ जाएगी, अच्छा नहीं लगेगा। आर्यन उसकी छुअन से पिघलना नहीं चाहता था क्योंकि उसे खुद पता नहीं था कि अभी उसके साथ हुआ क्या अचानक। हाँ क्या मतलब, मैं रोज़ तो आती हूँ, सोनू दी नहीं थोड़ी है। आसना को कुछ समझ नहीं आया। ये बताओ तुमने वर्क किया क्यों नहीं? उसने बात बदली। सॉरी यार, वो मॉनिटर है ना, मेरा मतलब अक्षत, वो बोला कि वो करके ला देगा, तो मैं आराम से डांस क्लास जाने लगी। तुझे तो पता है ना, पढ़ाई मेरे बस की नहीं, मैं तो 12वीं ही मुश्किल से पढ़ूँ। वो हवा में हाथ लहराती बेफिक्री से बोली। अक्षत? ये वही था जो आसना पर नज़र रखे था। आसना उसकी क्रश थी, ये बात आर्यन को पता थी। उसी के चक्कर में तो आर्यन अपनी क्लास फेल हो गया आसना के बराबर आने के लिए, क्योंकि उसके इरादे ठीक न थे। आसना के दिमाग में तो मस्ती थी, पर अक्षत की नीयत कुछ पता नहीं था। आर्यन को जाने क्या सूझा, उसने आसना का हाथ पकड़ा और उसे दीवार से लगा दिया। अक्षत से दूर रहेगी तुम, वो गुस्से से धीरे पर सख्त आवाज़ में बोला। पर आसना कहने को हुई तो आर्यन ने दीवार पर हाथ मारकर कहा, मैंने कहा ना, दूर रहो और पढ़ाई पर ध्यान दो। आर्यन की आंखों में गुस्सा साफ बरस रहा था। आसना सहम सी गई थी। सीढ़ियों से आती आर्यन की बहन ने आर्यन को ऐसे आज ही देखा था। वो उसे समझने की कोशिश कर रही थी। आर्यन को जब अपनी हरकत का एहसास हुआ तो वह सॉरी कहकर जल्दी से पीछे हट गया। आसना भी बिना कुछ कहे छत की दीवार फांदकर अपने घर चल दी। ये क्या था? दी आकर बोली तो आर्यन सकपका गया। दी, वो आसना आई थी, वो इतना कहकर पलट गया। वो मुझे भी दिखा, पर तू क्या कर रहा था? दी, उसी के लिए ही अपनी असाइनमेंट की फाइल घुमाई ना तूने? वो आर्यन के सामने आकर बोली। घुमाई कहा? वो उसी को तो दी। अचानक से वो सच कह गया। वो अपना सिर पकड़कर बैठ गया। आर्यन सच बोल। आर्यन एक के बाद एक ऐसी हरकतें किए जा रहा था कि उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, वो गहरी सांस लेकर बोला। दी। अब उसे मार पड़ती तो आर्यन के चेहरे के भाव बदल गए। वही दी को अपने शक पर यकीन होने लगा, पर वो अभी कुछ नहीं बोली। इधर आ, लेप लगा देती हूँ, आजा। नहीं दी, असाइनमेंट पूरा करना है, अब वो भी 2 दिन में। पर तू क्यों? दी कुछ कहती उससे पहले ही आर्यन चला गया। इस लड़के के दिमाग में चल क्या रहा है, वो सोचने लगी। आर्यन अपने कमरे में जाकर असाइनमेंट पूरा करने लगा। उसे आसना की बात याद आ रही थी। मतलब ये, पर अक्षत ठीक नहीं है, देखता भी किस तरह से है आसना को, वो सोचने लगा। फिर अगले ही पल खुद से बोला, हाँ पर तू इतना क्यों सोच रहा, चुपचाप असाइनमेंट कर ले, नहीं तो इस बार तू बचेगा नहीं उस हिटलर से। हफ्ते भर का काम उसे 2 दिन में करना था, फिर ऊपर से चोट भी लगी थी। वह वर्क करते करते वही सो गया था। सुबह उसकी दी ने उसे जगाया भी नहीं, और आसना जब आर्यन को स्कूल के लिए बुलाने को आई तब उन्होंने उसके हाथों पर
लीव एप्लीकेशन भिजवा दी। आसना को आर्यन की कमी खली क्योंकि वो दोनों रोज साथ जाते थे। वो एक बार उसे देखने आना चाहती थी पर उसे देर हो रही थी, वो फिर चली गई। आर्यन दोपहर को जगा तब जल्दी से फ्रेश होने गया पर घड़ी पर नज़र पड़ते ही वह चिल्लाया, मम्मी ये क्या किया आप लोगों ने, मुझे जगाया क्यों नहीं किसी ने। हालत देख खुद की, उसकी दी आती हुई बोली। दी, वो गहरी सांस छोड़कर बोला। आशना, उसकी बात खत्म होने से पहले ही उसकी दी ने कहा, आई थी, मैंने तेरी लीव एप्लीकेशन उसे दे दी। आर्यन सोचता ही रह गया, मतलब वो आज अकेली चली गई। उसे याद आया कि एक रोज़ जब आशना को बुखार था तब वो भी उसके साथ छुट्टी रहकर घर पर ही था। इस बात पर उसके पापा ने उसकी कितनी पिटाई की थी पर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि उसे आशना के बगैर कहीं भी जाना अच्छा नहीं लगता था। आर्यन, तुझे हो क्या रहा है? आशना अलग है तुझसे और तू अलग है उससे, ज़्यादा मत सोच। वो ब्रश करता हुआ आईने में देखकर सोच रहा था। तभी दिमाग में बात आई अक्षत। वो जल्दी से नहाने चला गया। आर्यन, तेरा दिमाग खराब है क्या? लीव मिल गई न तुझे, अब क्यों जा रहा है? उसकी दी ने उसे जूते पहनने से रोकते हुए कहा। दी, जाना ज़रूरी है, वो जल्दी से बोला। क्यों ज़रूरी है? और नहीं गया तो ऐसा क्या हो जाएगा? उन्होंने शक्की निगाहों से पूछा। वो चुप रहा। आशना बच्ची नहीं है, आर्यन उसे अकेले रहने दे, दी ने साफ ही कह दिया। तो आर्यन कुछ कह नहीं पाया और वापस से अपने कमरे में लौट गया। दी उसे देखती रह गई। सही तो कह रही है दी, वो बच्ची नहीं है, अपना ख्याल रख सकती है, मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए। वो खुद को समझाते अपनी फाइल लेकर छत पर चला गया पर नज़र अब भी आशना की छत पर थी। उसे वो वही नज़र आ रही थी। बचपन में गर्मियों में जब दोपहर में सब सो जाते तब वो छिपकर एक दूसरे की छत पर आ जाते और बिना धूप की परवाह किए बेफिक्र होकर खेलते। बारिश के वक्त भी कागज़ की कश्ती बनाकर एक दूसरे की छत पर फेंकते। सर्दियों में जब गुनगुनी धूप निकलती तब वो पूरी सर्दियों की छुट्टी छत पर ही गुजार देते। उफ, सारे मौसम उन्होंने एक साथ गुजारे। आशना आर्यन को बचपन से अपनी लगी थी। यही वजह थी कि उसने कभी किसी और से दोस्ती नहीं की। वो ये हक किसी को दे नहीं सकता था, देना भी नहीं चाहता था। पर आशना बिल्कुल अलग थी। वो आर्यन के साथ रहती तब भी उसी की तरह, पर अलग होते ही वो बिल्कुल अलग हो जाती। वो आशना बन जाती, वो आशना जिसे किसी से कोई लगाव नहीं, किसी की कोई परवाह नहीं। वो आज़ादी से जीना चाहती थी। कभी कभी तो खुद आर्यन भी आशना को समझ नहीं पाता था। आर्यन उस छज्जे को देखकर जाने क्या सोचता हुआ पेंसिल चलाने लगा और देखते ही देखते कोरे कागज़ पर छत पर एक साथ खड़ी उसकी और आशना की एक पेंटिंग बना डाली। उसे खुद पर हैरत हुई, ये उसने कैसे कर दिया। वो अपनी इस हरकत पर पसीना पसीना हो गया था। फिर उस पेंटिंग को देखकर खुद को ही समझाने की कोशिश करने लगा, पर जब कुछ भी समझाने में खुद को नाकाम पाया तो सिर झटककर उस पन्ने को चारपाई के नीचे दबाकर अपना असाइनमेंट पूरा करने लगा। उसे वर्क करते करते शाम हो चुकी थी। उसका काम लगभग पूरा हो चुका था। वो जैसे ही नीचे जाने लगा उसकी आंखों पर नाजुक हथेलियाँ महसूस हुई। ये छुअन वही थी। उसकी धड़कनें अचानक ही बेतरतीब हो गई। वो अपने होठों पर जीभ फेरते हुए बोला, आशना, तू पहचान कैसे जाता है हर बार मुझे। आशना मुस्कुराते हुए उसके सामने आ गई। वो पिंक कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी जो घुटने तक थी। फिर अचानक उसके गोरे पाँव देखकर आर्यन झेप गया। वह मन ही मन सोचने लगा, तुम्हारी हर आदत से वाकिफ़ हूँ मैं। वो बिना बोले ही जाने लगा तो आशना ने उसकी बाँह पकड़ ली। अब तो गुस्सा है क्या? सॉरी बाबा। आशना उसे जिस तरह पकड़ा था आर्यन को उसकी नज़दीकी से अलग एहसास हुआ। वो मुंह फेरकर खड़ा हो गया। आशना बोली, अच्छा पता है वो अक्षत क्या किया उसने? इस बात पर वह जल्दी से बोला, तू भड़क क्यों रहा? कुछ नहीं किया, कमीना है, मेरा काम करके नहीं लाया था ना, तो आज मैंने भी उसे स्टाफ रूम में उसकी फाइल पर पानी गिरा दिया। फिर मैथ्स वाली मैडम ने पूरी क्लास के सामने उसकी फाइल दिखाई। साड़ी साफ हो चुकी थी। तूने आज उसकी पिटाई मिस कर दी यार। आशना आंखों में चमक भरती हुई बोली। आर्यन हक्का बक्का रह गया। क्या तुमने उसकी फाइल ख़राब कर दी? पर क्यों? क्योंकि उसने मुझे फाइल बनाकर नहीं दी, इस वजह से तेरी पिटाई हुई, तो आज मैंने उसकी बैंड बजा डाली। वो शरारत अंदाज में बोली। आर्यन का दिल धड़क कर रह गया। अचानक ही मन हिलोड़े मारने लगा।
ये जानकर ही कि आसना ने मेरे लिए ये सब किया। तू कैसा है अब? आसना फिक्रमंद होकर उसके गाल पर हाथ रखकर बोली। मैं ठीक हूँ। आर्यन उसका स्पर्श महसूस ही नहीं करना चाहता था। तुझे हुआ क्या है? कल से कांटे लगे हैं क्या मेरे हाथ में जो ऐसे? उसे आर्यन का बर्ताव अजीब लगा। कुछ नहीं, तू घर जा, अंधेरा होने वाला है, कोई देखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, उसने गंभीरता से कहा और उसे उसकी छत की दीवार तक भेज दिया। अजीब क्या होता है, रोज ही तो मिलते हैं। वो भी बड़बड़ाते हुए चली गई। तब आर्यन ने राहत की सांस ली। आर्यन आसना से बड़ा था, उसमें उससे पहले ही बदलाव आने शुरू हो चुके थे। पहले बचपन की बात कुछ और थी जब वो बच्चे थे और उसी अंदाज में खेलते कूदते, मगर अब वो बड़े होने लगे थे। वहीं उन्हें लेकर लोगों के नज़रिए भी बदलने लगे थे। पहले तो आर्यन आसना को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानकर उसके साथ रहता था, पर अब अचानक इन दिनों उसकी नज़दीकियाँ कुछ अलग सा एहसास कराने लगी थी, जिनको क्या नाम दिया जाना चाहिए वो खुद इसका पता नहीं लगा पा रहा था। अक्षत वाले किस्से के बाद आर्यन आसना की तरफ खींचता चला गया। उसे ऐसा लगने लगा कि आसना के मन में भी कुछ है शायद, पर आसना ने तो ये सब सिर्फ मस्ती और दोस्ती के बहाने किया था। पर आर्यन इसे गलत समझने लगा। यूं ही प्री बोर्ड के एग्ज़ाम भी हो गए। एग्ज़ाम में आर्यन ने हर तरह से आसना की मदद की थी। अक्षत भी उस हरकत के बाद से अब आसना से दूर दूर रहने लगा था। अब उसके बोर्ड एग्ज़ाम्स हो चुके थे। छुट्टियों में आसना नानी के घर चली गई थी। अब आर्यन अकेला हो गया था। उसके बिना अब उसका कहीं भी मन नहीं लग रहा था। वो आसना के घर जाता और उसकी मम्मी से पूछता तो मुस्कुराते हुए टाल जाती कि अभी तो गई है, आ जाएगी। उन्हें अब आर्यन का रोज़ घर आना समझ आने लगा था। उन्होंने आर्यन की मम्मी से बात भी कर रखी थी कि 12वीं के बाद दोनों की सगाई कर देंगे। आर्यन की मम्मी खुश थी, उन्हें शुरू से आसना पसंद थी। वही आर्यन की बड़ी बहन को ये बात समझ नहीं आई, क्योंकि बचपन में जुड़े रिश्तों को लड़कपन की दहलीज में आते ही बांधना सही नहीं था। फिर अभी दोनों में आपसी समझ भी तो नहीं थी। आर्यन इन बातों से अनजान नहीं था, पर जानना भी कुछ नहीं चाहता था। उसका कुछ पता नहीं था कि उसे क्या चाहिए। खैर, वक्त बीतता गया। उनकी छुट्टियां भी खत्म हो गई थी। आर्यन की बड़ी बहन की सगाई होने वाली थी। आर्यन को विश्वास था कि आसना आज तो आएगी ही। वो भाग दौड़ के बीच में दरवाजे पर नज़र जमाए था। सगाई की रस्म शुरू होने के पहले वो कमरे में चला गया था कोई सामान लाने। वापस लौटा तो खुद की आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी दी के पास आसना बैठी थी। लाल रंग का अनारकली सूट पहने वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। आर्यन उसे आज 2 महीने बाद देखा था। उसकी उम्र लड़कपन की दहलीज पर कदम रखने जा रही थी। अब स्वीट 16 की शुरुआत आसना के चेहरे से दिखने लगी थी। उसके गोरे चेहरे पर अब गुलाबीपन था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में काजल लगा था, होठों पर रेड कलर की हल्की लिपस्टिक। उसके कंधों तक के बाल अब बढ़ चुके थे। उसकी ढीली सी गूंथकर चोटी बनाई थी। कुल मिलाकर आज वो बहुत प्यारी लग रही थी। आर्यन ने उसे आज पहली बार इतना तैयार हुआ देखा था। उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा था। दूर बैठी आसना की नज़र जब आर्यन पर पड़ी तो वह दुपट्टा संभालती हुई फुर्ती से उसकी तरफ बढ़ गई। उसे अपनी तरफ आता देख आर्यन जल्दी से किसी कमरे में छिप गया, जैसे कोई चोरी पकड़ी जा रही हो। ए, तू भाग क्यों गया मुझे देखकर? आसना उसके पीछे जाकर बोली। अरे तुम कब आई? आर्यन अनजान बना। बस अभी ब्यूटी पार्लर से आई हूँ। मस्त लग रही हूँ ना? आसना दुपट्टे को लहराकर गोल घूमती हुई पूछने लगी। आर्यन ने आंखें बंद करके कहा। कंजूस कहीं का, तारीफ तो सही से कर दिया कर। फिर रुककर बोली, ए देख तू खुद भी कितना हैंडसम लग रहा है। आर्यन ने आज कुर्ता पैजामा पहना था। आजकल वो पहले के मुकाबले बड़ा लगने लगा था। अच्छी बॉडी, हल्की दाढ़ी वाला चेहरा, बदली हेयर स्टाइल, कुर्ते की आस्तीन ऊपर चढ़ाई हुई। वो लगभग बदल चुका था। बस कुछ नहीं बदला था तो वो उसकी छोटी आंखें, जो कभी आसना के सामने नहीं उठती थी। जिम ज्वाइन की थी समर हॉलीडेज में। वो ट्रे में शरबत रखकर बोला, ओहो जिम हॉलीडे, तू तो बड़ा आगे निकला। वो उसके कंधे पर कंधा टकराकर बोली। आसना, रिजल्ट के बाद अब हमें 11th क्लास के लिए सब्जेक्ट चूज करने होंगे। उसने मुद्दे की बात की। ले चुनना क्या है, मेरा तो पहले से ही था ना कि पढ़ना लिखना अपने बस की नहीं, तो सीधा ही आर्ट्स ले लूँगी। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी, यूँ ही पासिंग मार्क्स आ ही जाएंगे। वो अपनी चोटी से खेलती हुई बोली। नहीं, तुम कॉमर्स लोगी मेरे साथ।
उसके लहजे में आदेश था। हाँ, मैं कॉमर्स लूँगी और मुझे ही नहीं मालूम। वो सोच में पड़ गई। क्योंकि मैं कह रहा हूँ, पर तुम्हें पढ़ना नहीं है ये मैं मान ही नहीं सकता, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। ये तुम्हें मानना पड़ेगा। लाइफ का आगे का कोई भरोसा नहीं, इसलिए तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। तुम मेरे साथ पढ़ोगी, नहीं तो मैं जानता हूँ आर्ट्स लेकर 2 साल यूं ही गवा दोगी। वो उसे उससे ज़्यादा जानता था, तो मुझे उसे क्या, मेरे को नहीं जचती मैथ्स, मेरा 36 का आंकड़ा है, वो कहकर मुंह फुलाकर जाने लगी। तो आर्यन ने उसके आगे आकर कहा, और मेरा अक्षत से 36 का आंकड़ा है। हाँ, अक्षत कौन? वो जैसे भूल ही गई थी। वो मॉनिटर, उसने याद दिलाया। उसको बाहर में जाने दो ना, वो आर्ट्स थोड़े ले रहा है जो मेरे को परेशान करेगा, और अगर ले ली भी तो मैं तेरे कहने पर कॉमर्स ले लूँगी। अब खुश? वो बोली और मस्ती मजाक में आर्यन के सलीके से सेट किए हुए बालों को बिखेरती हुई चली गई। आर्यन मुस्कुराते हुए उसे देखता रह गया। बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट आ चुके थे। जहां आर्यन के हर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आए थे, वही आसना बस पास हुई थी। इस बात को लेकर उसे घर पर डांट भी पड़ी, पर आर्यन उसके घर आ गया और सबको बोल दिया कि अब वो साथ में पढ़ेंगे और अब से आर्यन उसकी पढ़ाई का ख्याल रखेगा। आसना के घर वाले निश्चिंत थे, क्योंकि उन्हें आर्यन पर पूरा भरोसा था। पर आसना को आर्यन की बात समझ आ रही थी कि अब वो उसे कॉमर्स दिलवाने की तैयारी में था। छुट्टियों के बाद जब स्कूल खुले, तब आसना बेधड़क अक्षत के सामने जाकर पूछने लगी, ऐ सुन, तू आर्ट्स लेगा या नहीं? वो सबके सामने झेप गया, फिर बोला, मैं क्यों आर्ट्स लेने लगा? मुझे बैंकिंग की तैयारी करनी है तो कॉमर्स ही लूँगा। वो बिफरता हुआ चला गया। वही आसना खुश हो गई और फिर आर्यन की बेंच पर बैठती हुई बोली, ले हो गई फाइनल। क्या हुआ? तेरी जानी दुश्मन तेरे साथ ही रहेगा, तो तू अब मेरी फिक्र तो छोड़ ही दे और अपना देख। मतलब अक्षत कॉमर्स लेगा और मैं आर्ट्स लूँगी। तू पूछ रही है? बता रही है? बता रही हूँ। पर वर भूल जा, अब से तेरे मेरे सब्जेक्ट्स, क्लास, विंग्स सब अलग होगी। बाय। वह कहती हुई चली गई। आर्यन उसे देखता ही रह गया था। आसना अब उसकी दोस्त भी नहीं रह गई थी, वो बदलने लगी थी। उसने खुद को उससे अलग कर लिया। कितनी आसानी से उसे वो सब कह गई कि अब से अब अलग होगा, पर आर्यन के लिए सुनना ही कितना मुश्किल था। आसना को समझ नहीं आया कि अब सिर्फ उसकी क्लास या सब्जेक्ट नहीं, उसके रास्ते भी अलग हो गए थे। आर्यन को ये फिक्र सताने लगी थी कि अब वो उसे कैसे सामने रख पाएगा। खैर, अब कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि आसना जिद्दी किस्म की थी। उसकी कही बात आखिरी होती थी। उसने जो ठान लिया वही करती। अब वो किसी की नहीं सुनेगी, और आर्यन को ज़बरदस्ती अपनी बात मनवाना आता नहीं था और न ही अच्छा लगता था। उसने उसे कुछ नहीं कहा और खामोशी से उसकी बात मान ली। बचपन से लेकर अब तक की पढ़ाई दोनों ने एक साथ ही क्लास में की थी। यहाँ तक आसना को तो ये भी खबर न थी कि आर्यन उसी की खातिर एक क्लास में फेल हुआ, सिर्फ उसके साथ रहने के लिए, उसे अपनी आंखों के सामने रखने के लिए। माना आसना खुद की पसंद के विषय की बात की थी, मगर उसे खुद पता नहीं था कि वो खुद का ही घाटा करने जा रही थी, क्योंकि बिना आर्यन के वो अब तक की पढ़ाई कर नहीं पाई, तो अब कैसे पढ़ पाएगी। भले ही उसने अभी के लिए आसान राह चुन ली, मगर आगे के लिए अच्छा नहीं था। मगर इससे वो पूरी तरह अनजान थी। बचपन से लेकर अब तक जो साथ खेले, पढ़े, बड़े हुए, अब आज उसका साथ छूटने जा रहा था और वो अलग हो रहे थे। आर्यन की दी को जब ये बात पता चली, तब वो बोली, ठीक ही है, तो उसे खुद का ख्याल रखना सही गलत समझना आना ही चाहिए। बच्ची तो नहीं रही अब वो, कुछ तो अपना भला बुरा जानती होगी ही ना, और अब तू भी उससे इस बारे में बात नहीं करेगा। उन्होंने ये बात तल्ख लहजे में कही, क्योंकि अब उन्हें आर्यन की फीलिंग्स का पता करना था। पर आर्यन हमेशा की तरह चुप रहा। उसकी चुप्पी पर उसकी दी ने भी बात को आगे बढ़ाना अभी के लिए ठीक नहीं समझा। आर्यन उसकी दी की बात मान तो ली, पर आसना से अलग रहकर उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अब वो किसी तरह से भी आसना की खबर रखने लगा था कि उसे नई क्लास में कोई परेशानी न हो। इसी चक्कर में आसना की क्लासमेट रोशनी का दिल आर्यन पे आ गया था, क्योंकि आर्यन उसी के नज़रिए आसना का पता रखता था। पर आर्यन को आसना के सिवा किसी से मतलब न था। आर्यन ने एक बार आसना को गली के लड़के से बचाया भी था, क्योंकि वो चुपके चुपके आसना को ताड़ता रहता। एक दिन तो उस लड़के ने आसना का पीछा भी किया, ऐसे ही हर वक्त उसे परेशान करता था। पर उस रोज़ आसना ने आर्यन को ये कहकर दूर कर दिया
कि वो अपना ध्यान रख लेगी। इस बात पर आर्यन का दिल टूट गया था। आर्यन आसना को बचपन से अब तक संभाले रखता आया था। ये आसना ने आज उसे ये क्या कह दिया, क्यों कह दिया। आसना अब हर तरह से अजनबियों वाला बर्ताव करने लगी थी, जो आर्यन को अंदर तक दुख पहुंचाता। आर्यन का कच्ची उम्र का अट्रैक्शन अब अलग एहसासों में तब्दील होने लगा था, जिसका पता उसे तब लगा जब आसना होली पर उसके घर आई थी। 11th क्लास लगभग बीत चुकी थी। वो आज ही उसके सामने आई थी। हैप्पी होली, आसना आर्यन के कानों के पास चिल्लाई। आसना की नज़दीकी और उसकी आवाज़ आर्यन को सकपका गई। वो बिना जवाब दिए उठ गया। आसना को लगा कि वो नाराज़ है, मगर वो तो अपनी तेज चलती सांसों को जमाने में लगा था। सॉरी ना, तू ज़्यादा ही बचाता है मुझे। तो मेरे को अजीब लगता है, इसलिए बोल दिया था उस दिन। उसकी खामोशी पर बोली। आर्यन छज्जे की तरफ मुंह करे खड़ा था। आसना आज दिवाली के बाद ही उसके घर आई थी। आर्यन उससे अपनी नाराज़गी जाहिर करने लगा था। आसना ने उसकी नाराज़गी ख़त्म करने के लिए अपने रंग भरे हाथ आर्यन की गर्दन के पीछे होते हुए जैसे ही छुए, आर्यन का गला सूखने लगा था। आसना की नाजुक उंगलियों की छुअन से आर्यन के दिल के सारे तार एक साथ झंझना उठे। वो बेकाबू होता हुआ पलटा। ये हैप्पी होली बाबा, और सॉरी भी। वो कान पकड़े उसके सामने खड़ी थी। उसकी मासूमियत पर उसे हद से ज़्यादा प्यार आया था। वो गला लड़खड़ाते हुए बोला, हैप्पी होली। आर्यन बिल्कुल भी भूल गया था कि आज होली है। अरे ऐसे कौन विश करता है? कलर कहाँ है हर होली पर जो लगाते हो? मेरा फेवरेट ब्लू गुलाल। आसना अपने कमर पर हाथ रखकर बड़े हक से पूछने लगी। आर्यन हर साल होली पर आसना को उसका पसंदीदा नीला गुलाल लगाता, पर उसे अब आसना को कलर के बहाने छूने में हिचकिचाहट होने लगी थी। फिर ऊपर से इस पूरे साल में उसका ऐसा बदला बदला बर्ताव। इसी कस्म में आर्यन कलर लाना ही भूल गया। सॉरी, वो मैं कलर लाया ही नहीं। वो सिर पर खुजाता हुआ बोला। ये क्या बात हुई भला, हर साल तो लाता। चल कोई ना, एक आइडिया है मेरे पास। क्या? उसने पूछा। जवाब ने आसना ने उसकी टी शर्ट खींची और उसे अपने करीब कर लिया। आर्यन का दिल जोरों से धड़कने लगा, जैसे किसी भी वक्त बाहर आ जाएगा। आसना का चेहरा उसके चेहरे के बेहद पास था। आज इतने सालों में पहली बार ही ऐसा कोई हरकत हुई थी जिससे आर्यन अपने होश ही खो बैठा था। बेख्याली में उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वही आसना अब इन सब से अनजान बेपरवाह खिलखिलाती हुई आर्यन के गाल पर लगाए गुलाल से अपने गालों में रंग भरने लगी। इसी एहसास ने आर्यन के पूरे शरीर में सिरहन दौड़ा दी। उसे उसकी बिल्कुल उम्मीद न थी। वो बुरी तरह से झेप गया था। आर्यन जल्दी से दूर हटा और हाँफता हुआ बोला, आसना ये क्या कर रही हो? मुझे ये सब पसंद नहीं। आर्यन लड़खड़ाती जुबान से जरा तेज आवाज़ में बोल गया तो आसना की आंखें डगमगा गई। आर्यन आज पहली बार उस पर इस तरह से चिल्लाया था। वो तो नादानी में ये कर गई थी, पर आर्यन ने इसे अलग तरह से समझ लिया था, क्योंकि उसके मन में कोई और बात चल रही थी जिससे आसना बिल्कुल बेखबर थी। वो भी गुस्से में बोली, क्या हो गया है तुझे आर्यन? ये कैसे बिहेव करने लगा है तू? आसना, तुमने ये। आर्यन अपने गालों की तरफ इशारा करने लगा तो आसना भी चिल्लाकर बोली, क्या हो गया है? मैंने तो मस्ती में सिर्फ कलर ही तो लगाया है। तू बिल्कुल बदल गया है। पता नहीं मेरे वाला आर्यन कहाँ है। मैं ना अब तुझसे आज के बाद कभी बात नहीं करूँगी। आसना इतना कहकर दनदनाती हुई छत को छलांग लगाकर चली गई। आर्यन वहाँ खड़ा आसना को जाता देखता रह गया। वह उसे रोक भी नहीं पाया। फिर जल्दी से अपने कमरे में गया, दरवाज़ा बंद करके शीशे के सामने खड़ा हो गया। उसके गालों पर गुलाल लगी थी। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे आसना का गुलाल लगाना याद आ गया। उफ, कैसा एहसास था वह। क्या हो गया मुझे? ऐसा मुझे पहले कभी महसूस क्यों नहीं हुआ? वो बड़बड़ाया, साले क्यों बच रहा है? किससे बच रहा है? आईने में मौजूद अक्स की आवाज़ आई। क्या? मैं किससे बचने लगा और क्यों बचूंगा? आर्यन इधर उधर देख रहा था। तू आसना को पसंद करता है? अक्स ने उसका हाले दिल बयां करते हुए कहा। पसंद? हाँ करता हूँ, शुरू से करता हूँ। मेरी इकलौती दोस्त है। आखिर वो कहते हुए आर्यन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। ना, दोस्ती वाला नहीं, तू उससे। आर्यन ने उसकी बात पूरी होने ही नहीं दी। चुप, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा तो कैसा है? वो दिल की इतनी साफ है, जानता है ना। उसने रंग भी उसी नादानी से लगाया था और तू उस पर कैसे बिखर गया। अब तेरे दिल में अगर कुछ आ गया है तो इसमें उसका क्या कसूर?
आईने से आवाज़ आई, नहीं कुछ नहीं हुआ, कोई दूसरा ख्याल नहीं आया मेरे दिल में, और वो सिर्फ मेरी दोस्त है, समझे तुम। आर्यन ज़ोर से चिल्लाया। तभी उसकी दी ने दरवाजे खोल दिया। वो उसे देखने लगी। किससे बातें कर रहा था? वो कमरे में देखने लगी। कब? कोई तो नहीं है। आर्यन साफ झूठ कह दिया। आर्यन तू ठीक तो है ना? तू तो कह रहा था कि तू इस बार होली खेलेगा नहीं, फिर ये कलर। वो उसके चेहरे की तरफ इशारा करते हुए पूछने लगी। अच्छा ये तो आसना, उसने जल्दबाजी में कहा, फिर दांतों तले जीभ दबा ली। आसना कब आई? दी वो कोई बहाना सोच ही रहा था कि दी के पास जीजू का कॉल आ गया। वो चली गई। तब जाकर आर्यन ने राहत की सांस ली। वो अभी खुद ही खुद को समझा नहीं पा रहा था, तो अपनी दी को कैसे बतलाएगा और क्या बताएगा। उस दिन के बाद से ही आर्यन को सब कुछ अजीब लगने लगा था, क्योंकि दोस्ती के रिश्ते में एक अलग एहसास की मिलावट होने लगी थी। ऊपर से आसना की नाराज़गी। अब उससे अलग थलग रहने लगा था। सिर्फ अपनी पढ़ाई में ध्यान देता, घर की तैयारियों में, क्योंकि अगले होली पर उसकी दी की शादी फिक्स हो गई थी। वही आसना बेफिक्री से जाने लगी थी। उसे अब महसूस हुआ कि उसकी ज़िंदगी में सारे रोक टोक आर्यन ही लगाता था। जैसे क्लास में पहली बेंच पर बैठना, कौन से सब्जेक्ट में कब कब पढ़ना, सारा टाइम टेबल वही बनाए रखता था। यहाँ तक कि उसने तो ये भी कह दिया था कि किससे दोस्ती रखनी है और किससे नहीं। यह सब उसे बंदिशें लगने लगी थी, पर दरअसल इन सब के पीछे आर्यन की छुपी फिक्र थी, जो वो अब तक समझ नहीं पाई। अब वो आराम से मस्ती मजाक करती, कभी भी स्कूल बंक कर दिया करती थी, किसी से भी भिड़ जाया करती थी। 11th क्लास भी जैसे तैसे पास हो गई थी, पर आर्यन आसना की बात ना हो पाई। अब गर्मियों में आसना का जन्मदिन आने वाला था। ये अच्छा मौका था उसे मनाने का। आर्यन ने दी को अपने साथ ले जाने का सोचा, पर आसना तो उस वक्त घर पर थी ही नहीं। वो छुट्टियों में भी अपने ननिहाल चली गई थी। आर्यन का दिल टूट गया। उसे अब आसना की नाराज़गी काटने लगी थी। इस बात की भनक उसकी दी को भी थी। उन्होंने आर्यन का हाले दिल जानने के लहजे में एक बार फिर पूछा, तुझे पता नहीं था कि वो यहाँ नहीं है? नहीं दी, वो डूबी हुई आवाज़ में बोला। क्यों? सब्जेक्ट बदल लिए तो अब एक दूसरे का अता पता भी नहीं रखते? उन्होंने उसका मन टटोलते हुए कहा। दी, आसना कुछ अजीब हो गई है। उसे समझना और समझाना अब मेरे बस की नहीं रहा। वो झुंझला गया था। ऐसा क्या हुआ? दी, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। आर्यन, तेरी बड़ी बहन हूँ, तुझे अपने हाथों से पाला है, तेरी आंखों से तेरे दिल की बात बता सकती हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि तू खुद जाने, मेरी भी अब शादी हो ही जाएगी, सब मुझे ही संभालना है। अब आर्यन की खामोशी से उन्हें चिंता होने लगी थी। हाँ दी, पहले खुद को संभाल। दी, एक कड़वी बात है, मगर कहनी भी ज़रूरी है। उन्हें यही वक्त सही लगा था। हाँ बोलो ना। आसना तुझसे बहुत अलग है आर्यन। हमारी मम्मी और उसकी मम्मी तुम दोनों को लेकर जाने क्या क्या सोच रही है, और खुद आसना भी। ऐसे में मुझे तेरी फिक्र होती बच्चा। आर्यन की फिक्र में उसकी आवाज़ भरने लगी थी, क्योंकि उन्हें आसना के कदम कहीं और जाते ही नजर आने लगे थे। दी, मुझे किसी का नहीं पता, बस मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जो सही ना हो। आर्यन जबरन मुस्कुरा दिया। दी के गले लग गया। उस बात को काफ़ी वक्त निकल गया था। अब की बार वापस 11th बोर्ड थी। आर्यन पूरी तरह से पढ़ाई में घुल गया था। उसे अब आगे पढ़ने के लिए कुछ न कुछ करना ही था, क्योंकि कहीं न कहीं वो अब चीज़ों को समझने लगा कि आसना का बदला अंदाज यूं ही नहीं था। उसे अब छत पर भी आना जाना रास नहीं आता था, क्योंकि वहाँ आसना नजर आती थी। आर्यन चाहकर भी कुछ सोच नहीं पा रहा था कि आसना कर क्या रही है, क्योंकि उससे दूरी बना रही है। उसके बदले रवैये के पीछे आखिर वजह क्या है? उसे अनजाना डर सताने लगा था। पर फिर दी के बातें याद आ जाती और उसकी जिम्मेदारी का एहसास होने लगता, क्योंकि उसके पापा के जाने के बाद, क्योंकि उसकी दी ने ही तो घर को संभाला था। अब उसकी शादी के बाद ये जिम्मेदारी आर्यन की थी। वो अपनी माँ का एक ही बेटा था। और ये कहानी कैसी लगती है ये भी बता दीजिएगा कमेंट्स में, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सर्दियों में आर्यन का जन्मदिन आया था, पर उम्मीद के परे आसना घर आई थी। आर्यन ने उसे देखकर हर बार गलत साबित ही हो जाता कि आखिर वो सोचती क्या है। हर झगड़े के बाद वही आ जाती है। यूँ तो उसे अच्छे से समझने का दावा करता है, मगर ऐसे सिचुएशन में कहीं न कहीं हर बार समझने में नाकाम ही रह जाता। खैर, आज आर्यन सुबह से अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी में जुटा था।
तभी उसे अचानक किसी तोते की आवाज़ आई। सॉरी सॉरी। तीखी आवाज़ आर्यन के कान भेद रही थी। आर्यन, आर्यन हैप्पी बर्थडे। अब की बार आर्यन मुड़ा तो उसके छज्जे पर तोते का पिंजरा पड़ा था जो 3 ही शब्द कह रहा था, जैसे किसी ने उसे सिखाए हो। आर्यन सॉरी, हैप्पी बर्थडे। आर्यन बरबस ही मुस्कुरा दिया, फिर इधर उधर देखने लगा। कौन रख गया है इसे, और ये मेरा नाम क्यों बोल रहा है, वो बड़बड़ाया। तभी हैप्पी बर्थडे आर्यन, आसना बच्चों वाली सीटी बजाती हुई बोली और उसके सामने आ खड़ी हुई। आर्यन हैरत में था कि ये सब अचानक। आसना नीले रंग का सूट पहनकर आई थी। उसके खुले बालों की पोनीटेल की हुई थी। साज श्रृंगार जैसा कुछ न था, बस आंखों में वही चमक और होठों पर वही मुस्कुराहट जिसका आर्यन दीवाना था हमेशा से ही। पर उसे देखकर आर्यन को समझ नहीं आया कि वो सॉरी क्यों कह रही है, जबकि डांटा तो उसने ही था। ओ हीरो, हैप्पी बर्थडे का रिप्लाई थैंक्स हो सकता है। आसना आर्यन को खोया देखकर बोली। हाँ हाँ थैंक्स। आर्यन फीका सा मुस्कुरा दिया, जबकि सच तो यह था कि उसे तोते के बोलने से याद आया कि आज उसका जन्मदिन है। फिर आसना आर्यन के फीके रवैये पर अचानक ही मुंह फुलाकर तोते का पिंजरा लेकर चारपाई पर बैठ गई। आर्यन उसकी हर अदा पर फिदा था। वो तो उसे निहार कर नहीं थकता, फिर वो आज आई भी तो काफ़ी वक्त बाद ही थी। वो उसे देख रहा था। आसना मुंह फेर कर बैठ गई और बोली, ओए आरू। आर्यन हैरत से बोला, हाँ मेरा मतलब मुझे आरू? जी नहीं, आरू मेरा नया दोस्त है ये, वो तोते को खिलाकर बोली, क्योंकि पुराना वाला आर्यन तो अब बड़ा हो गया और कुछ ज़्यादा ही खड़ूस भी। इससे अच्छा इसे ही अपना दोस्त बना लिया। अब मैंने अच्छा नया दोस्त बनाया भी तो, मेरे नाम का। आर्यन को उसकी मासूमियत पर प्यार आया। तेरे नाम के लाखों लोग हैं, मुझसे बात ही मत कर तू। मेरे बर्थडे पर नहीं आया, दिखा दी ना दोस्ती। मैं आया था, पर उस दिन तू ननिहाल थी। आर्यन इस बार गंभीरता से बोला। ओह चल आरू, ननिहाल से एक बात याद आई, तुझे बताती हूँ। आसना पिंजरे को गोद में लेकर बैठ गई। तुझे पता है मैं ना किसी को पसंद करती हूँ। आसना तोते के पास जाकर फुदफुदाई। उसका इतना कहना था और आर्यन के धड़कते दिल उसी पल रुकना था। सांसें बिखेरने लगी थी, कहीं आसना उसका ही नाम न ले ले। उफ, जन्मदिन का ऐसा तोहफा उसने सोचा न था। इस ख्यालात से ही आर्यन सर्दियों में भी पसीने से भीग गया और मुंह घुमाकर खड़ा हो गया, और आसना को लगा कि वो अब भी तैस दिखा रहा है। वो उसे चिढ़ाने के लहजे में बोली, पता है वो ना बहुत पसंद है मुझे। आर्यन की तरफ चिल्लाकर बोली। आर्यन ने आंखें बंद कर ली। उसका बस चलता तो वह नीचे चला जाता, पर उसके पैर उठे तब ना वो वही खड़ा रहा। आसना इसके आगे कुछ कहती, इतने में ही दी और मम्मी छत पर आ गई। आर्यन की मम्मी आसना को देखकर खुश थी, जबकि दी हैरत में, क्योंकि इन दिनों उनके घर पर आसना का आना जाना आजकल कम हो चला था। आसना, आज आर्यन का जन्मदिन है, रात का खाना यहीं खाकर जाना, आर्यन की मम्मी ने बड़े प्यार से कहा था। तो आसना ने भी सर हिलाकर खुशी से सहमति जताई। आर्यन आसना को देख रहा था और दी आर्यन को। फिर नज़र तोते पर पड़ी तो दी ने पूछा, ये कौन लाया? दी, ये मैं लाई, आर्यन का बर्थडे गिफ्ट। हाँ, ये कैसा गिफ्ट है? अरे दी, जब कभी मैं नहीं होंगी तब ये इससे बातें कर सकता है, सच्ची में। इन सब में आर्यन की मम्मी को मज़ा आ रहा था, क्योंकि उसके लिए तो बोलने वाला तोता ही कौतूहल का विषय था। फिर आसना सबको बताने लगी कि उसकी और सभी की बोली गई बातों को ये रिपीट करता है। उनकी निश्चल हंसी देखकर आर्यन पिघल ही जाता कि अचानक उसे उसकी बात याद आई, मैं ना किसी को पसंद करती हूँ। आर्यन सिर झटकते हुए नीचे चला गया। अरे इसे क्या हुआ? दी ने कहा, पता नहीं दी, ये आजकल अजीब ही हो गया है। आसना कंधे उचकाकर बोली। सोनू दी खुद हैरत में थी कि जो दो दोस्त एक दूसरे को बचपन से जानते हैं वो आज एक दूसरे के बदले अंदाज समझ कैसे नहीं पा रहे। यही आर्यन आसना के बारे में कहता तो ही आज आसना ने आर्यन के लिए कह दिया कि उसे नहीं मालूम। आसना आर्यन की मम्मी के साथ नीचे चली गई। दी आसना के बारे में सोचती रही। उन्हें उसका ना सही मगर आर्यन की स्थिति का अंदाज़ा हो चुका था, जो उसके लिए चिंता का विषय था। शाम को आसना आर्यन के लिए केक लेकर आई थी और अपने हाथों से कट भी करवाया। आर्यन की मम्मी दोनों की बलाएं ले रही थी। उन्हें तो आसना पहले से ही अच्छी लगती, अब तो बड़ी भी हो गई थी। अब तो उन्हें उसमें अपनी बहू नजर आने लगी थी। हैप्पी बर्थडे आर्यन कहकर आसना ने आर्यन की तरफ केक बढ़ाया। आर्यन उसे देखता रहता, जैसे उसे आंखों से ही अब सब बता देगा।
पर वो तो हर वक्त अपनी मस्ती में रहती थी। आर्यन उसकी गहरी आंखों में देखता हुआ मुंह खोले खड़ा रहा। अब उसी वक्त आसना ने शरारत से उसके हिस्से का केक खुद खा लिया और बदले में आर्यन के गाल पर केक के ऊपरी हिस्से की क्रीम लगा दी। आर्यन झेप गया और जाने लगा तो उसका हाथ पकड़ लिया। वो मुड़ा। सोनूदी अपने हाथ में केक लिए खड़ी थी। आर्यन मुस्कुराकर उसके हाथों से केक खाने लगा, फिर उसके गले लग गया। ये पल जाने कब खास बनने लगे थे। कहते हैं कि जब जुदाई की घड़ी नज़दीक आने लगती है तो मोह बढ़ने लगता है। वही आर्यन के साथ था। वो अपनी दी से इतना अटैच पहले ना था जितना अब होने लगा था जब उसकी शादी की तारीख पास आने लगी थी। मगर इसी बीच उसकी अर्धवार्षिक परीक्षा का भी टाइम टेबल आ चुका था, जहां आर्यन मन लगाकर पढ़ता रहता था। वही आसना को नया मोबाइल फ़ोन लाने का क्रेज हो गया था, जिस वजह से उसके पापा ने उसे खूब डांटा भी। बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाने पर ही फ़ोन मिलेगा, पर नंबर आए कहाँ से? वो तो पूरे साल पढ़ी ही नहीं थी और अब तो एग्जाम्स पास भी आ गए थे। उसे हर मुसीबत में आर्यन याद आता। इसी तरह छुट्टी के बाद स्कूल से निकलकर वह सीधे आर्यन की विंग में चली गई। आर्यन अपना बैग पैक कर रहा था। उसके साथ में एक लड़का और था जो उसी क्लास में आर्यन का दोस्त बना था। आसना को देखकर आर्यन ने उसे जाने को कह दिया। वो किसी को भी आसना पर नज़र डालने नहीं देता था और ये कैसे खरूस की तरह देख रहा था उसे। वो भाग क्यों गया? आसना अपने अंदाज में बोलती हुई उसकी बेंच पर चढ़ गई। आसना ध्यान से आर्यन ने उसके ऊपर होते स्कर्ट को देखकर गुस्से में मगर धीमी आवाज़ में कहा, ओ सॉरी बाबा। वो स्कर्ट सही करती हुई खड़ी हो गई। आर्यन सिर हिलाता बाहर निकल गया। यार ये कितना क्यूट है। आसना की दोस्त रोशनी कुछ ज़्यादा ही अदा से बोली, जो उसके साथ आई थी। आर्यन स्कूल यूनिफॉर्म में भी बड़ा स्मार्ट लगता था। छुट्टी होने तक उसके बाल भी बिखर जाते, जो उसके आकर्षण में इजाफा करने का काम करते। आर्यन के कानों में रोशनी के शब्द पड़ चुके थे, पर वो पलटा ही नहीं। उसे किसी से कोई मतलब नहीं था। ए चुप कर, तू जा अब। आज मैं आर्यन के साथ आऊँगी घर। आसना ने रोशनी को घर भेज दिया। आसना की बात सुनकर आर्यन के कदम उसी सीढ़ी पर रुक गए, जो बाद में आसना के साथ आने पर ही आगे बढ़े। चल, आसना ने आदतन आर्यन का हाथ पकड़ लिया। आर्यन की उंगलियां पिघलने लगी। आसना जरूर इस बार किसी स्वार्थ से ही उसके पास आई थी, नहीं तो वो आजकल उससे कम ही मिलती थी। पर आर्यन को तो उसके साथ से मतलब था, उसके स्वार्थ से नहीं। फिर भी वो पूछ बैठा, कोई काम था? हाँ, आसना ने झूठी हैरत में होठों को घुमाते हुए कहा। तो आर्यन अपलक उसे देखता रहा। बिना काम नहीं आती क्या मैं? नहीं। आर्यन अपने पैरों से कंकर को उछालते हुए बोला, अच्छा सॉरी ना यार, चल तुझे बता ही देती हूँ। आसना उसके अंदाज में ही चल रही थी। मुझे ना मोबाइल फ़ोन चाहिए। क्या? आर्यन भौचक्का रह गया। ये तो बिल्कुल गर्लफ्रेंड वाली डिमांड करने लगी। ना ना, तुझे नहीं। तू देगा भी कैसे? इतने पैसे थोड़े ना होते हैं हमारे पास। आसना की इस बात पर आर्यन ने मुंह लटका लिया। तो फिर? पापा बोले कि फाइनल एग्ज़ाम के बाद दिलवाएंगे। सही है अंकल। नहीं, पर मुझे नहीं लगता मैं पास होऊंगी। तुम्हें पहले कहा था कि मेरे साथ पढ़ लेना, पर तुझे तो आर्ट्स लेनी थी, अब होना फेल। ये बात आर्यन मन में सोच ही रहा था कि लफ्ज़ बल लफ्ज़ आसना ने दोहरा दी। आर्यन मुंह फाड़े उसे देखता रहा। तुझे कैसे पता? मैं जानती हूँ तुझे, तू यही सोच रहा है पर बोलेगा नहीं। आर्यन ने सर झुका लिया। तो मेरी क्या हेल्प चाहिए? तू मेरा प्रोजेक्ट वर्क कर दे, सिर्फ कॉफ़ी टेस्ट ही करना है। वो तपाक से बोली। उसने ऐसा क्या होगा, पास हो जाएगी। अरे बुद्धू, थोड़े बहुत तो प्रोजेक्ट्स के नंबर मिलेंगे और कुछ थ्योरी लिखाऊंगी, पासिंग मार्क्स तो बन जाएंगे। आसना ने अपनी खुराफात बताई तो आर्यन ने उसके आलसीपन को देखता रहा। इतने में आसना ने झट से अपनी फाइलें उसे थमा दी और बिना जवाब सुने उसके गले लग गई। थैंक यू, ओके बाय, छत से तुझे बता दूंगी। वो जल्दी जल्दी कहकर चली गई और आर्यन जरबत खड़ा उसे अब तक महसूस ही करता रह गया। वो उसे ना भी नहीं कर पाया, ना ही उसे खुद के गले लगाने से रोक पाया। वो कसम में चलते घर चला गया और अंदर आकर दी के सामने से उसकी फाइलें छिपाकर रख दी। अब जैसे जैसे मौका मिलता वो आसना की फाइलें बनाता, भले ही रात को जाकर बनानी पड़े। हालांकि उसके खुद के भी एग्ज़ाम पास थे, पर वो आसना की मदद करने से पीछे नहीं हटता था और सारी फाइल्स बनाकर ही रहा। इसी दौरान प्री बोर्ड होने से पहले
मकर संक्रांति आ गई थी। इस बार मकर संक्रांति पर आसना के घर पर पतंगबाजी की इंतजाम किया हुआ था। दोनों के परिवार वालों के बीच अच्छी साठगांठ थी, तो दोनों मिलजुल कर ही तीज त्योहार मनाते। आर्यन ने बचपन में ही आसना को पतंग उड़ाना सिखा दिया था। दोनों में जमकर कंपटीशन होता। आर्यन अपनी छत पर और आसना अपनी छत पर रहकर पतंग उड़ाती। आज भी आर्यन अपनी ही छत पर था। उसे ये त्योहार बहुत पसंद था क्योंकि इसमें उसकी और आसना की अच्छी जमती थी और आसना उसके सिवा किसी और के साथ पतंग नहीं उड़ाती थी। अब पतंगबाजी का दौर शुरू हुआ। जैसे जैसे आर्यन की पतंग आसमान की ऊंचाई को छूती, आसना मुंह फुलाकर अपनी पतंग को उसकी पतंग से और ऊपर उठाने लगती, पर आर्यन को उसे तंग करने में मजा आता। वो उसे चिढ़ाने के लिए अपनी पतंग को और ऊपर ले जाता। इस बार आसना जीतने के चक्कर में अपने छज्जे की सबसे ऊंचे मुंडेर पर चढ़ गई, जिससे उसकी पतंग को आर्यन से भी ज़्यादा हवा और ऊंचाई मिल सके। आर्यन उसकी तरफ नहीं देख रहा था, पर जैसे ही छत से आवाज़ें आई, आशु नीचे उतर, गिर जाएगी आसना। आर्यन उसे देखकर फौरन अपने छज्जे पर चढ़ गया और जोर जोर से बोला, नीचे उतरो पागल लड़की, नहीं तू जीत जाएगा। हर बार की तरह आर्यन हर साल ही पतंगबाजी में आसना को हरा दिया करता था, क्योंकि हार के बाद बना उसके मासूम चेहरे से उसे शुरू से प्यार था। डफर, हार जीत की बात के लिए जान खतरे में डालोगी? हाँ, इस संक्रांति मुझे जीतना है, आसना ने कहा और छज्जे पर हाथ चढ़ाने लगी। बस उसी वक्त आर्यन ने चिल्लाकर कहा, ये लो। इतना कहकर अपने हाथों से पकड़ी गई अपनी पतंग डोर खींचकर तोड़ दी। पतंग पल भर में मांझे से अलग होकर दूर चली गई। इन सब में आर्यन की उंगली कट गई थी, पर उसने जाहिर नहीं होने दिया। दूसरी तरफ आसना उसकी इस हरकत पर खुशी से झूम उठी। वो काटा, वो मरा कहती हुई नीचे उतर गई। आसना को खुश देखकर आर्यन को राहत मिली। उसने उसे देखते हुए ही अपनी खून बहती उंगली मुंह में दबा ली और मन ही मन सोचने लगा, तुम्हारे चेहरे की हंसी के लिए ऐसी 100 पतंगे और ऐसी कई उंगलियां काटने के लिए कुर्बान। नीचे खड़ी उसकी दी अपने सिर पर हाथ रखे आर्यन को ही देख रही थी। आर्यन की मदद से न सिर्फ आसना का प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट हो गया था, बल्कि उसे अच्छे नंबर भी मिल गए थे। अब उसके फाइनल एग्जाम्स होने थे, जिसमें थ्योरी के हिसाब से थोड़ा बहुत लिखकर आसना के पास होने के चांसेस बन गए थे। ये सब आर्यन की मदद के बगैर नहीं हो पाता। आसना को ये बात पता थी, पर वो तो दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू वाली पॉलिसी अपनाए बैठी थी, जिसके चलते वो उसे कुछ न बोली। आर्यन भी सॉरी थैंक यू से काफी आगे निकल आया था। उसे बस आसना के लिए कुछ भी करना अच्छा लगता था और वो वही कर देता था निस्वार्थ भाव से। जहां आसना बेफिक्र थी, वही आर्यन फिक्र में घुला जा रहा था कि ना जाने कौन है वो जिसे आसना पसंद करती है, क्योंकि उस रोज दोनों की बात अभी आधी रह गई थी। सर्दियां देखते देखते इन सब में ही बीत गई थी। अब दोनों की वापस की मुलाकात सोनू दी की शादी पर ही हुई थी, जो उसके बोर्ड्स एग्जाम के पहले होली के आसपास ही रखी गई थी। सोनू दी आर्यन की बेचैनी को भांपने लगी थी, पर वही आसना की स्वच्छंदता और बेपरवाही उन्हें चिंता में डाल देती थी। अगर जो वो आसना को लेकर सोच रही है वैसा सच है, तो आर्यन के साथ सही नहीं होगा, क्योंकि आसना की तरफ से आर्यन के लिए कोई एहसासात नजर नहीं आते। अब तो उसकी शादी भी होने को थी, तो आर्यन को कौन संभालेगा? उन्हें आर्यन से इस बारे में बात करनी होगी जल्द ही। मगर शादी की भागम भाग में आर्यन मुरझा सा गया था। आसना अब दी की शादी के हर रस्म में शामिल होती, उसी हिसाब से तैयार होती, उसे हर तरह से सजना संवरना देख आर्यन के दिल की घंटियां एक साथ बज उठती। हल्दी की रस्म पर आसना पीले रंग का सूट पहनकर आई थी, जिसमें वो बेहद प्यारी लग रही थी। जैसे ही वो सोनू दी को अपने गालों पर लगी हल्दी उनके गालों पर लगाती, तो आर्यन के पिछले होली वाले दिन के पल ताजा हो गए। उसने आर्यन को भी ऐसे इसी तरह से रंग लगाया था, मतलब इसका उस वक्त भी दूसरा कोई इरादा न था। ये तो उसकी आदत थी, जिसे वो ही गलत समझ बैठा। कहते हैं ना कि वो तो सबसे ही मोहब्बत भरे लहजे से बात किया करते हैं। खता इसमें ये हुई कि हम उसे मोहब्बत समझ बैठे। बस यही हाल आर्यन का था। उसके दोस्ती के रिश्ते में मोहब्बत के एहसास की हल्की सी मिलावट हो चुकी थी, जो आर्यन ने खुद ही की थी। अब जिस चीज की होने की हमें भनक लगे तो फिर उसे लेकर सामान्य नहीं रहा जा सकता। अब आर्यन भी सामान्य नहीं रह गया था। उसकी आंखों में अलग ही एहसास दिखने लगे थे आसना को लेकर, पर आसना की आंखों में ये सब जज्बात
नदारद थे। तभी तो संगीत की रात जब सबने दोनों का साथ नाचने को कहा, तब आर्यन ने हाथ पीछे खींच लिया था। वही आसना तो बेफिक्री से डांस कर रही थी और आर्यन का हाथ पकड़ उसे साथ बुला रही थी सबको। मुझे डांस नहीं आता कहने वाला बंदा भी आसना के साथ खुलकर नाच रहा था, क्योंकि उसे आसना की बात टालना भी कभी आता नहीं था। फिर अचानक से ऐसा गाना बजाया गया जिसमें आर्यन का हाले दिल बयां हो रहा था, जिसके बोल कुछ इस तरह से थे। शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको, कहे बिना समझ लो तुम। शायद शायद मेरे ख्यालों में तुम एक दिन मिलो मुझे कहीं पे गुम। शायद। आर्यन अपने साथ डांस करती आसना को देख रहा था, जिसके कानों में बड़े बड़े झुमके झूल रहे थे। उसकी गहरी आंखें जो काजल से सनी हुई थी और होठों पर वही बिंदास मुस्कुराहट लिए वो आर्यन के साथ कदम से कदम मिलाकर नाच रही थी। और आर्यन गाने के हर एक लफ्ज पर उसे देखे जा रहा था। जो तुम न हो रहेंगे हम नहीं, जो तुम न हो रहेंगे हम नहीं, न चाहिए तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं। आर्यन भी तो यही सब महसूस करता था। वही तो शायद पर ही अटका हुआ था। वो आशना को दोस्त से बढ़कर मानने लगा था शायद। उसके दोस्ती के रिश्ते में प्यार की मिलावट होने लगी थी शायद। या फिर वो आशना को चाहने लगा था शायद। और आशना इन सब से बिल्कुल बेखबर थी शायद। उफ, ये शायद। अपने अनकहे एहसासों को नाम मिलाकर लिखते आर्यन का गला ही सूखने लगा था। वो जल्दी से डांस फ्लोर से उतरकर बाहर निकल गया और एक घूंट में ही पानी पीने लगा। उसका अब खुद पर से काबू खत्म होने लगा था। वो बदहवास सा चलते हुए आसना के घर चला गया, जो खाली थी, क्योंकि सब लोग आर्यन के घर पर गए हुए थे संगीत के लिए। आर्यन ने आज वही सोना सही समझा और आसना के कमरे में चला गया। यूं ही तो कई दफा इस कमरे में आ चुका, पर आज इस तरह पहली बार आया था। बेड के पीछे आसना की तस्वीरों का कॉलेज बनाया हुआ था, जिसकी हर तस्वीर से आर्यन को प्यार था, क्योंकि वो सभी उसी की चुनी हुई थी। वो जिससे भाग रहा था उसके नजदीक आ खड़ा हुआ था। वो छूना चाहता था इस तस्वीर को, पर हाथ नहीं उठा सके। वो सिर झटकता हुआ कमरे से बाहर निकलने वाला था, पर जाने क्या सोचकर कमरे में ही लेट गया। उन्हीं ख्यालों में उसे कब नींद आई उसे पता नहीं। सुबह जब अपने सीने पर किसी का हाथ महसूस हुआ, तब आर्यन की नींद खुली। आसना को सामने इतना करीब पाकर वो एकदम से सकपका गया। खुद को धिक्कारते हुए वो जगा। आशना, उसने उसे जगाया। सोने दो ना, वो नींद में। पागल लड़की, मेरे साथ क्यों सो गई? वो झल्लाया। ओ हीरो, मेरा घर, मेरा कमरा, मेरा बेड, तू सोया इधर? मैं तो अभी 1 घंटे पहले नींद में आ गिरी इधर। आसना झट से बोली तो आर्यन को याद आया, कोई रात को इधर आया था। आसना उनिंदी आवाज में बोल रही थी, बिखरे बालों और बेतरतीब कपड़ों में बेफिक्र सी सो रही थी। आर्यन आसना को इस अंदाज में देखकर झेप गया। उसने पता नहीं क्या सोच लिया। वो उसके साथ सो गई थी। सिट, किसी ने देखा तो नहीं? फिर वह अपने बाल सही करता हुआ उठा और सरसरी नजर आसना पर छोड़कर जल्दी से बाहर निकल गया। आसना भी कंधे उचकाकर वापस से सो गई। आर्यन वापस आकर बीती रात की बातों को भुलाने के चक्कर में पूरा दिन काम में लगा रहा। आज सोनू दी की शादी थी। उन्हें आर्यन से बात करनी थी, मगर वो तो कल रात के बाद उसे नजर नहीं आया। फिर सोनू दी ने शादी वाले दिन शाम को ही उसे अपने कमरे में बुला लिया और उन्हें तैयार करके सारी लड़कियां आसपास ही बैठी थी। उन्होंने आर्यन के आते ही सबको बाहर भेज दिया। जैसे ही आर्यन आया, उसकी आंखें पनीली हो गई, क्योंकि अपनी इकलौती बहन को अब इस घर से विदा होकर जाना था। वो उसकी हर पल की साथी थी। वो उसे उससे भी ज्यादा जानती थी। वो कई देर तक उन्हें देखता रहा, फिर मजाकिया लहजे में झूठी मुस्कान के साथ बोला, दी, ये क्या, दुनिया भर का मेकअप आप ही करके बैठी है क्या? धत, चुप कर। दी भी मुस्कुराए बगैर न रह सकी। फिर अचानक ही आर्यन से बोली, बहुत चाहता है ना तू आशना को? इस लाइन पर आर्यन की हंसी पल भर में ही गायब हो गई। उसकी जगह आंखों की नमी ले ली। उफ, यहाँ हर किसी को नजर आ गया, मगर जिसे पता होना चाहिए सिर्फ वही बेखबर है। आर्यन अभी भावनाओं में नहीं बहना चाहता था। उसने बात को सिरे से नकारते हुए कहा, वाट, क्या हो गया है आपको दी? मैं उसे क्यों चाहने लगा? वो तो, आर्यन हकलाते हुए अपनी बात भी नहीं रख पाया था कि इतने में सोनू दी ने उसके हाथ में छिपाए कोई कागज आर्यन के सामने रख दी। अब आर्यन लाजवाब था। उसके सामने वही पेंटिंग थी जो उसने उस रोज छत पर आसना के ख्यालों में खोकर बनाई थी। फिर उसे वही भूल आया था।
आर्यन फौरन पलट गया। वो अब अपनी नमी आंखें दी को नहीं दिखा सकता। आर्यन, क्या हुआ? गलत कहाँ है तू? इनफैक्ट ये तो होना ही था। तू खुद भी जानता है ना, तेरी और उसकी शादी बचपन से तय है। आर्यन इस बात को सुनना ही नहीं चाहता था। वो तपाक से बोला, दी आप वही हो? मैं वही हूँ, पर आ उसका गला भर आया था। क्या हुआ दी? मुझे शक है कि उसके दिल में कोई और आ चुका है। आर्यन आर्यन बमुश्किल से ये कह पाया था। क्या? दी, आपको मेरी कसम, आप मम्मी से कुछ नहीं कहोगी। मैं चाहता हूँ कि वो आशना की मम्मी से कुछ न कह दे। बस उसकी बात आधी रह गई थी क्योंकि आशना आ चुकी थी। वो उसके गले में बाहें लपेटे हुए बोली, सोनू दी, कितने ब्यूटीफुल लग रहे हो आप। उसे देखकर आर्यन ने फौरन अपनी आंखों के कोर पोंछ लिए और जल्दी से बाहर चला गया। अरे इसे क्या हुआ दी? आशना आर्यन को देखकर बोली। कुछ नहीं, वो सेंटी हो रहा था मेरे लिए। ओह, ही इज टू क्यूट। दी आशना को देखती रही कि क्या सच में आर्यन सही है, पर ये तो उसी की तारीफें करती रहती, इससे बात करती है। आशना, दी, आर्यन कैसा लगता है तुझे? उन्होंने उसका मन टटोलते हुए पूछा। वो तो झल्ला है, पागल है मेरे पीछे, पर क्यूट भी बहुत है। आशना, मेरा मतलब। हाँ दी, कह तो रही हूँ, मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो, बहुत अच्छा लगता है मुझे। पर वो कहते कहते रुकी। आशना के पर दी का दिल अटक गया। आशु, साफ साफ बोल बच्चा। वो घबराकर पूछने लगी। दी, मैंने आर्यन से भी ये शेयर करना चाहा था, पर वो सुना ही नहीं। हाँ मुझे बता। दी, मैं किसी को पसंद करती हूँ। आर्यन? उन्होंने बड़ी उम्मीद से पूछा। आसना ने सर हिला दिया और दी की धड़कनें रुकने सी लगी। अब वो क्या बोलेगी आर्यन को? मतलब उसका शक सही था आसना के दिल में, पर आसना तो अभी खुद बच्ची है, तो आर्यन कौन सा बड़ा है? पर आसना से तो बड़ा है ना। उफ, ये दोनों क्या कर रहे हैं? सोनू दी कसमकस में उलझी थी। वो आगे कुछ कह पाती, इतने में बारात के आने का शोर सुनाई देने लगी। आसना भी अपना लहंगा उठाती हुई नीचे चली गई। अब सोनू दी को ही कुछ सोचना होगा, मगर शादी होने के बाद। आर्यन नीचे मंडप के पास खड़ा अपने जीजा जी से बातें कर रहा था। तभी सोनू दी को नीचे लाया गया। आसना दी के साथ ही चल रही थी। आर्यन तो उसे देखकर उसी में खो गया था। हरे और लाल रंग के लहंगे में वो बेहद हसीन लग रही थी। उसने आज पहली बार ही लहंगा पहना था। ये बात उसके दुपट्टे संभालने के अंदाज में छलक रही थी। बस इसी अलहड़पन का तो आर्यन दीवाना था। उसे आसना इसी तरह पसंद थी जैसे वो थी। साथ आती सोनू दी पर नजर गई तो उसी को देख रही थी, तो आर्यन ने फौरन बत्तीसी दिखाकर उन्हें अपने लिए फिक्र करने से रोक दिया। रस्मो रिवाज से शादी हो चुकी थी। अब जब विदाई की घड़ी आई तब आर्यन को महसूस हुआ कि अब तो वो अकेला हो जाएगा, क्योंकि उसकी दी और आसना के सिवा उसका कोई और दोस्त भी न था। वो सारे काम को इस तरह से अपने ऊपर लिए बैठा था जिससे उसे दी की विदाई में शामिल भी न होना पड़े और वो इस गम से सहने से बच सके। पर उसकी मम्मी की बुरी हालत देखकर उन्हें भी संभालने के लिए आगे आना ही पड़ा और आते ही उसके गले लग गई। उनका छोटा और लाडला भाई था। उन्हें हमेशा से उसके लिए फिक्र रहती कि बस उसके साथ सब सही हो, मगर आर्यन का आसना के लिए बढ़ता प्यार उसे अलग राहों पर न ले जाए जिसकी कोई मंजिल नहीं, क्योंकि जो भी था वो आसना की बातों से ही लग रहा था, एक तरफा ही था। और इस एक तरफा प्यार के चक्कर में कौन आबाद रह सका है? वो आर्यन के गले लगकर रो पड़ी। फिर उसकी शेरवानी की जेब में वो कागज वाली पेंटिंग डाल दी। आर्यन रोते हुए ही बोल पड़ा, दी आप सही थे, मैं भाग ही रहा था इन सब से। सच तो यही है कि मैं आसना को चाहने लगा हूँ। तू वादा कर। हाँ बोलिए। तू खुद का, मम्मी का ख्याल रखेगा, कोई भी सिचुएशन हो। सोनिधि ने अचानक यही कहा क्योंकि उन्हें आसना की बात याद आ गई थी। उसके जवाब के बाद आर्यन और उसकी मम्मी दोनों का दिल टूटना तय ही था। हाँ दी। आर्यन ने उसे कसकर गले लगाया और हामी भर दी। सोनू दी उसे इस वक्त क्या कहती, क्या समझाती, इसलिए कुछ भी कहकर उसे चुप करवाती हुई गाड़ी में बैठ गई और वापस से लौटकर बात करने का सोचने लगी। वही आर्यन को खुद पर यकीन नहीं हो पा रहा था कि उसने जो बात अभी तक खुद से नहीं कही वो उसने दी को कैसे बता दी। वो सोनू दी के गाड़ी के आगे बढ़ने के साथ ही अपने कमरे में भाग गया। उसे अभी खुद को भी तो सब कुछ बताना था। इस कहानी का आगे का भाग सुनना है तो आप लोग कमेंट्स में जरूर से जरूर बताइएगा, और ये कहानी कैसी लगती है ये भी कमेंट्स में आप बता सकते हो। और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।